जय हिंद फ्रेंड्स। घटना चक्र की इस सीरीज़ में नेक्स्ट चैप्टर यानी कि पोस्ट मौर्यन पीरियड आज हम कवर करने वाले हैं। अच्छा, हम घटना चक्र की लाइन टू लाइन तो कवर करेंगे ही, साथ में मुझे कुछ ऐसा लगा कि इसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कम दी हुई है घटना चक्र में। ठीक है, साथ ही साथ एक दूसरी कमी ये है कि क्रम से नहीं दिया हुआ है चीज़ें, तो जिस वजह से आपको थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो सकती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो के माध्यम से चीज़ों को थोड़ा सा क्रमबद्ध तरीके से रखने का प्रयास किया है। ठीक है, सीक्वेंस वाइज, ताकि आपको समझने में इजी हो। तो आप ये ना सोचें कि घटना चक्र मैंने कवर नहीं की है। घटना चक्र की, जैसे मैंने बोला कि ये वीडियो डेडिकेटेड टू घटना चक्र ही है केवल, तो घटना चक्र की लाइन टू लाइन मैंने कवर की है। इस चीज़ से आप पूरी तरीके से निश्चिंत रहें। ठीक है, बाकी कुछ एडिशनल, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी मैंने इस वीडियो में दी है, जिससे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में प्लस पोस्ट मौर्यन अम्पायर को समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। ठीक है, तो पोस्ट मौर्यन पीरियड, जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, मौर्यों के बाद के पीरियड को पोस्ट मौर्यन पीरियड हम बोलेंगे। ठीक है, तो मौर्य एम्पायर जो दो बड़े मेन एम्पायर रहे हैं, सॉरी ये मिट गया यहाँ पे, एक सेकेंड। तो जो पोस्ट मौर्यन पीरियड हो गया, ये दो बड़े एम्पायर यानी कि मौर्यन और गुप्ता एम्पायर के बीच का पीरियड हम पोस्ट मौर्यन कहेंगे। ठीक है, लगभग 400 वर्षों तक ये पोस्ट मौर्यन पीरियड चलता है, जिसमें हम देखते हैं मौर्यन डायनेस्टी के बाद की डायनेस्टी को। उसके टाइम पे भाई सीधी सी बात है, मौर्यन डायनेस्टी काफ़ी पावरफुल डायनेस्टी हुआ करती थी, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा रहे हैं, अशोक जैसे राजा रहे हैं, जिन्होंने एक्चुअली इंडिया को कंसोलिडेट करने का काम किया था। अब इतने पावरफुल राजा के डिक्लाइन के बाद जो छोटे छोटे एम्पायर्स उभर करके एमर्ज हो करके आएंगे हमारे सामने, बेसिकली हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लगभग 400 वर्ष का ये पीरियड रहता है जो पोस्ट मौर्यन पीरियड होता है। ठीक है, और इन 400 वर्षों के दौरान जो फॉरेन इन्वेजन्स हुए हैं, प्लस जो कुछ नेटिव रूलर्स एमर्ज होकर के आए हैं, बेसिकली उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन होने का रीज़न क्या क्या रहता है ना। तो देखिए, हम देखते हैं कि जो लास्ट पावरफुल मौर्यन किंग होते हैं वो अशोक होते हैं। ठीक है, अशोक क्या करते हैं, कलिंग के युद्ध के बाद इनको बेहद दुख होता है कि काफ़ी जो है नरसंहार हुआ है, तो ये क्या करते हैं, बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करने के बाद बुद्धिज़्म की आइडियोलॉजी में भी हमने पढ़ा कि नॉन वायलेंस की नीति मेन होती है बुद्धिज़्म में। ठीक है, अब जब नॉन वायलेंस की नीति हुई तो अशोक को ये चीज़ फील हुई ना कि वॉर से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लोगों की जो है लाइफ को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, धन धान्य का नुकसान होता है, और बुद्धिज़्म बेसिकली ह्यूमैनिटी पे भी बेस्ड है, राइट। तो ह्यूमैनिटी पे बेस्ड है, उन्होंने समझा कि वॉर की एक्चुअली कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है ना। उन्होंने मेनली ह्यूमैनिटी पे काम करना शुरू कर दिया, धम्म की नीति अपनाया। धम्म की नीति बेसिकली किस पे बेस्ड थी, ह्यूमन वेलफेयर पे बेस्ड नीति थी ये बेसिकली। ठीक है, अब जब वेलफेयरिज्म की बात आ गई, तब युद्ध का तो कोई औचित्य ही नहीं रहा। ठीक है, तो इन्होंने पैसिफिक पॉलिसीज़ को अपनाना शुरू कर दिया, मतलब शांति भरी नीति। ठीक है, युद्ध ना करने की नीति इसको कहते हैं। ठीक है, अब इनके जो सक्सेसर्स रहे, ठीक है, वो इतने ज़्यादा पावरफुल भी नहीं रहे। प्लस देखिए, राजाओं का पहले के टाइम पे, मिडवेल और एंशिएंट टाइम पे क्या कंसेप्ट रहता था, जिसकी जितनी ज़मीन, ठीक है, वो उतना महान। अब इन्होंने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को ख़त्म कर दिया। ठीक है, इन्होंने कहा भाई युद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इंसान के वेलफेयर के लिए इंसान को काम करना चाहिए। इन्होंने वॉर की पॉलिसी को त्याग दिया। ठीक है, तो जो दूसरे राजा महाराजा हैं
वो तो इस चीज़ को नहीं सोच के बैठे हैं ना कि हमें युद्ध नहीं करना है। वो तो भाई कई राजा होंगे जो कई इंसान होंगे जो विस्तारवादी नीति को अपना रहे होंगे, ठीक है, अपना राज्य को एक्सपेंशन करने के होड़ में लगे हुए होंगे। इसी क्रम में हम देखेंगे कि फॉरेन इन्वेजन होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अशोक के बाद कोई पावरफुल किंग तो इमर्ज होकर के आता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे फॉरेन इन्वेजन होना स्टार्ट होंगे। अशोक के बाद फिलहाल मौर्यन डायनेस्टी के बाद हम देखेंगे शुंग डायनेस्टी आएगी, फिर कण्व डायनेस्टी आएगी। कण्व डायनेस्टी के बाद आपका सातवाहन डायनेस्टी आएगी। ऑल्दो सातवाहन डायनेस्टी भी काफ़ी टाइम तक जो है एक पावरफुल डायनेस्टी मानी जाती है, ठीक है। 30-31 टोटल किंग्स होते हैं इस डायनेस्टी में, काफ़ी पावरफुल डायनेस्टी है। लेकिन ये सब मौर्यंस के बाद में इमर्ज होकर के आ रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ फॉरेन इन्वेजन भी हम देखेंगे। इस क्रम में हम देखेंगे सबसे पहले ग्रीक अटैक करते हैं, ठीक है। उसके बाद पार्थियंस अटैक करेंगे, उसके बाद शक अटैक करेंगे, और शकों के बाद कुषाण, ठीक है। तो ये फॉरेन इन्वेजन्स होते हैं, ठीक है। तो पहला तो अशोक की पैसिफिक पॉलिसी हो गई, दूसरा वीक सक्सेसर रहे हैं अशोक के, ठीक है। तीसरा फॉरेन इन्वेजन होता रहा है, और फॉरेन इन्वेजन होता रहा इनके एम्पायर के बाद, ठीक है, मौर्यन एम्पायर के बाद, क्योंकि पावरफुल किंग्स नहीं होते हैं कि वो उनको अटैक को बचा सकें, ठीक है। तो ये मेनली कॉजेज़ होते हैं मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन होने के। उसके बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड को हम लगभग 2 पार्ट में क्लासीफाई करेंगे। अब पोस्ट मौर्यन पीरियड को 2 पार्ट में कैसे क्लासीफाई करना है, एक तो हम नेटिव डायनेस्टी, जैसे कि मौर्यन एम्पायर के बाद कौन कौन सी डायनेस्टी एमर्ज होकर के आएंगी, उन डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो क्लासिफिकेशन हमने किया है वो फॉरेन डायनेस्टीज़ के बेसिस पे किया है। तो नेटिव डायनेस्टी में सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं। नेटिव डायनेस्टी में क्या होता है, जो लास्ट मौर्यन रूलर होते हैं बृहदर्थ, ठीक है, बृहदर्थ लास्ट मौर्यन रूलर होते हैं, और इन्हीं के जो कमांडर इन चीफ होते हैं पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग क्या करते हैं, बृहदर्थ की हत्या कर देते हैं। बृहदर्थ की हत्या क्यों करते हैं, बृहदर्थ भी एक तरीके से बहुत शांति भरी नीति अपनाने वाले थे, ज़्यादा एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी वाले नहीं थे। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी तो छोड़िए, एक तरीके से वो अपना राज्य भी नहीं संभाल पा रहे थे, ठीक है। ऐसे में फॉरेन इन्वेजन्स भी हो रहे थे, तो जो कोर्ट के मिनिस्टर वगैरह थे उनको भी चाहिए था कि हमें एक पावरफुल राजा चाहिए, है ना, जो एटलीस्ट हमारे एम्पायर को जो है कंसोलिडेट करके रख सके। एक्सपेंशन ना कर पाए तो कम से कम मजबूती के साथ हमारा एम्पायर सुरक्षित तो रहे। तो हमें ऐसा राजा चाहिए, ना कि जो पैसिफिस्ट पॉलिसी अपना रहा हो। तो इस केस में क्या होता है कि पुष्यमित्र शुंग इन्हीं के कमांडर इन चीफ होते हैं बृहदर्थ के, ठीक है। बृहदर्थ को हत्या कर करके ये शुंग डायनेस्टी को फॉर्म करते हैं। तो शुंग डायनेस्टी के जो फाउंडर होते हैं वो पुष्यमित्र शुंग होते हैं, ठीक है। इन्होंने अपने एम्पायर को मगध को अवंती तक जो है विस्तारित किया था, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ठीक है। और अश्वमेध यज्ञ किए थे, ये बात की जानकारी हमें मिलती है, पतंजलि ने महाभाष्य नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है। उसी महाभाष्य पुस्तक से हमें पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मण थे। सबसे पहली बात, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी परफॉर्म किए थे। साथ ही साथ कौन से इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किए थे, ये है अयोध्या इंस्क्रिप्शन, ठीक है, अयोध्या इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट देखेंगे कि ऑल्दो पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मण थे, एक फैनेटिक ब्राह्मण थे, बट उन्होंने सांची का स्तूप की रेलिंग को जो है, सांची के स्तूप के अराउंड रेलिंग्स का निर्माण करवाया था, ठीक है। ये देखिए, ये सांची का स्तूप है, ये जो चारों तरफ रेलिंग का निर्माण है ये पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, ठीक है। अब जैसा कि पुष्यमित्र शुंग जैसे कि अपने राजा यानी कि बृहदर्थ के साथ करते हैं, सेम कांड इनके सक्सेसर के साथ हो जाता है। अब शुंग डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर होते हैं देवभूति, ठीक है, देवभूति के ही मंत्री होते हैं पीएम, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं वसुदेव कर्ण, ठीक है। तो वसुदेव कर्ण लास्ट शुंग रूलर देवभूति को
हत्या कर देते हैं, इनको मार डालते हैं, ठीक है। और इनका कार्य फिलहाल कार्यकाल जो इनका काफ़ी कम रहा है, 30 BC तक में इनका कार्यकाल ही चला है, ठीक है। तो कण्व डायनेस्टी के बारे में हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। कण्व डायनेस्टी के साथ भी सेम कांड रिपीट होता है। अब इनके साथ क्या होता है, जो कण्व डायनेस्टी के लास्ट रूलर होते हैं सिमुक उनकी हत्या कर देते हैं, और ये भी इनके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, लास्ट कण्व डायनेस्टी के रूलर को, ठीक है। तो सिमुक लास्ट कण्व डायनेस्टी के रूलर को मार करके सतवाहन डायनेस्टी फॉर्म करते हैं, ठीक है। काफ़ी पावरफुल डायनेस्टी होती है। 1st सेंचुरी से लेकर के 3rd सेंचुरी BC तक, लगभग 200 साल तक जो है इसका पीरियड रहता है सतवाहन डायनेस्टी में। और सतवाहन डायनेस्टी में हम लगभग 31 जो है राजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। और इन 31 राजाओं में से हम देखेंगे 29 राजा जो हैं, इनका जो विस्तार है, जो इनके बारे में जानकारी है, ये हमें मत्स्य पुराण से मिलती है, ठीक है। अब सतवाहन डायनेस्टी का आप यहाँ पे मैप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए कुषाण का जो है एम्पायर हो गया, ये इंडिया, नॉर्थ इंडिया के साथ साथ यूपी बिहार के साथ साथ आपका अफगानिस्तान और थोड़ा पार्ट चीन में भी ऊपर लगता है, ठीक है। सतवाहन डायनेस्टी आप सेंट्रल इंडिया, थोड़ा पार्ट सेंट्रल इंडिया में है और डेक्कन रीजन में भी कई पार्ट हैं, ठीक है। तो सतवाहन डायनेस्टी के जो फाउंडर होते हैं वो सिमुक होते हैं, और सतकर्णी वन जो होते हैं सतवाहन डायनेस्टी के ग्रेट रूलर माने जाते हैं, ठीक है। सतकर्णी वन हो गए, इनफैक्ट गौतमी पुत्र सतकर्णी हो गए, ये सतवाहन डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं, ठीक है। तो सतकर्णी वन की अगर बात करें तो इन्होंने अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन, हमने देखा यहाँ पे इस मैप के माध्यम से कि सेंट्रल इंडिया के साथ साथ डेक्कन रीजन में भी इनका जो है एम्पायर एक्सपैंडेड था, ठीक है। और सतकर्णी वन की अचीवमेंट सतकर्णी वन के बारे में जो अचीवमेंट के बारे में जो जानकारी मिलती है वो नाने घाट इंस्क्रिप्शन से मिलती है। नाने घाट इंस्क्रिप्शन इनकी वाइफ नैनिका ने लिखवाया था, ठीक है, जिसमें सतकर्णी वन को दक्षिणापथ प्रति कहा गया है, ठीक है, दक्षिणापथपति, ठीक है। अब ये फाउंडर थे वैदिक रिलीजन के, कौन, सतकर्णी वन। तो सतकर्णी वन के बारे में बस हमें इतना सा ही जानना है कि सतवाहन डायनेस्टी के फर्स्ट ग्रेट रूलर रहे हैं सतकर्णी वन। नाने घाट इंस्क्रिप्शन से इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इनकी वाइफ होती है नैनिका, इन्होंने नाने घाट इंस्क्रिप्शन लिखवाया था, और इस इंस्क्रिप्शन में सतकर्णी वन को दक्षिणापथ पथी कहा गया है। साथ ही साथ ये वैदिक रिलीजन के फाउंडर होते हैं। अब नेक्स्ट ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सतवाहन डायनेस्टी यानी कि गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता होती हैं गौतमी बालाश्री, ठीक है, और ये इंस्क्रिप्शन लिखवाती हैं नासिक इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ये जो नासिक इंस्क्रिप्शन लिखवाती हैं इसमें इन्होंने अपने पुत्र यानी कि गौतमी पुत्र सतकर्णी की काफ़ी बढ़ चढ़ के तारीफ करी है, ठीक है। उस इंस्क्रिप्शन में इन्होंने कहा एक ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय मान मर्दन। क्षत्रिय मान मर्दन मतलब कि कई क्षत्रिय राजाओं को इन्होंने हराया, इसलिए इनकी माता ने इनका नाम क्षत्रिय मान मर्दन रखा। एक ब्राह्मण मतलब कि एक अलोन ऐसे ब्राह्मण थे जिन्होंने क्षत्रियों को मारा था, ठीक है। तो गौतमी बालाश्री इनकी माता होती हैं। नासिक इंस्क्रिप्शन में इन्होंने अपने पुत्र गौतमी पुत्र सतकर्णी की काफ़ी तारीफ करी है, ठीक है। इनफैक्ट ही वॉज एक्चुअली द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सतवाहन डायनेस्टी, ठीक है। कई सीथियंस को, कई शकों को इन्होंने हराया था वेस्टर्न इंडिया के, ठीक है। इसीलिए इनकी माता नासिक इंस्क्रिप्शन में इनको एक ब्राह्मण और क्षत्रिय मान मर्दन के नाम से इनको टाइटल देती हैं, ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी को। इन्होंने अपना एम्पायर जो एक्सपेंड किया था वो कावेरी से लेके मालवा तक, ठीक है। मालवा यानी कि सेंट्रल रीजन, ठीक है, सेंट्रल रीजन ऑफ इंडिया, जैसे कि मध्य प्रदेश कह सकते हैं हम, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश, और कावेरी, ठीक है। तो इन्होंने अपना एम्पायर कावेरी से मालवा तक, मतलब नॉर्थ में मालवा से लेके साउथ में कावेरी तक फैलाया था। साथ ही साथ इन्होंने वैदिक और बुद्धिस्ट रिलीजन को पैट्रोनाइज किया था।
अब ये जो गौतमी पुत्र शतकर्णी थे, इन्होंने वैदिक और बुद्धिस्ट रिलीजन को अडॉप्ट पैट्रोनाइज किया। अदर देन दैट क्या था कि इन्होंने, एक मिनट लिख देते हैं, इन्हें वर्ण सिस्टम का प्रोटेक्टर माना जाता है। क्यों प्रोटेक्टर माना जाता है? क्योंकि ये इंटरकास्ट मैरिज को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते थे। ठीक है, इंटरकास्ट मैरिजेस वर नॉट अलाउड। ठीक है, साथ ही साथ एक प्रॉब्लम और थी, चाइल्ड मैरिज की भी प्रॉब्लम हमें यहाँ से देखने को मिलती है, चाइल्ड मैरिज। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर के बारे में बात करेंगे, सतवाहन डायनेस्टी के वशिष्ठ पुत्र पुलमई। ठीक है, तो विशिष्ट पुत्र पुलमई के बारे में सिर्फ इतना जानना है हमें कि जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही वॉज लॉस्ट टू सीथियन किंग रुद्रदमन। ठीक है, तो जो शक किंग थे रुद्रदमन, इन्होंने वशिष्ठ पुत्र पुलमई को हराया था। इस बात की जानकारी हमें जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से मिलती है। ठीक है, तो वशिष्ठ पुत्र पुलमई के बारे में इतना ही बस हमें जानना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सतवाहन डायनेस्टी फिनिश होती है। सतवाहन डायनेस्टी के बारे में एक चीज़ और जान ले कि कैपिटल क्या थी इनकी। ठीक है, तो इनकी कैपिटल थी पैठान, या इसी को प्रतिष्ठान भी कहते हैं, प्रतिष्ठान। ठीक है, ये दोनों इनकी कैपिटल होती थी। हालांकि जो इनकी इनिशियल कैपिटल थी वो अमरावती थी। ठीक है, लेकिन लेटर ऑन इनकी दो कैपिटल नहीं, एक ही कैपिटल बनती है जिसका नाम है पैठान, या आप इसको प्रतिष्ठान कहें। ठीक है, दोनों एक ही बात होती है। सतवाहन डायनेस्टी में टोटल 30 से लेकर के 31 रूलर्स होते हैं, जिसमें से 29 जो राजा होते हैं उनकी जानकारी हमें मत्स्य पुराण से मिलती है। ठीक है, 29 रूलर ऑफ सतवाहन डायनेस्टी। ठीक है, मत्स्य पुराण से जानकारी मिलती है हमें, मत्स्य पुराण। ठीक, तो सतवाहन डायनेस्टी के बारे में बस इतना ही। दूसरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी चेदी डायनेस्टी। ठीक है, ये सब कंटेम्प्रेरी डायनेस्टीज़ हैं। देखिए, ठीक है, चेदी डायनेस्टी भी आज की डेट में जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है वहाँ पे ये डायनेस्टी इमर्ज होकर के आती है। और चेदी डायनेस्टी के बारे में जो हमें मेन जानकारी मिलती है वो एकमात्र इंस्क्रिप्शन है हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, इस इंस्क्रिप्शन से हमें चेदी डायनेस्टी के बारे में जानकारी मिलती है। खारवेल, राजा खारवेल जो चेदी डायनेस्टी के राजा होते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट राजा माने जाते हैं। ठीक है, और इस हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार जो कलिंग रीजन था, ये यहाँ पे राजा खारवेल रूल किया करते थे, और राजा खारवेल एक जैन फॉलोवर थे। ठीक है, और इन्होंने साथ ही साथ कई जैन मंक्स के लिए विहारों का भी निर्माण कराया था ना, उदयगिरी केव हिल्स वगैरह। ठीक है, हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। खांडगिरी केव्स वगैरह का निर्माण इन्होंने करवाया था। ठीक है, उड़ीसा में। दूसरी बात, इस हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें राजा खारवेल की लाइफ के 38 सालों का जो है लेखा जोखा मिलता है। ठीक है, उन्होंने अपने 38 सालों में क्या किया, साथ ही साथ 13 वर्ष तक जो इन्होंने शासन किया उस चीज़ का भी मेंशन इस हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है। ठीक है, तो खारवेल या राजा खारवेल, चेदी डायनेस्टी में हमें राजा खारवेल के बारे में ही पढ़ना था। इससे ज़्यादा और कुछ घटना चक्र में दिया नहीं है, ना ही इम्पॉर्टेंट है ना। तो हमने नेटिव रूलर्स के बारे में तो पढ़ लिया सारा। ठीक है, तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में बात करें तो नेटिव डायनेस्टी में हमने कौन कौन सी डायनेस्टी पढ़ी। हमने पढ़ी शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी के बाद आती है कण्व डायनेस्टी। कण्व डायनेस्टी के बाद आती है सतवाहन डायनेस्टी, और साथ ही साथ चेदी डायनेस्टी भी चल रही होती है। ठीक है, तो ये तो नेटिव डायनेस्टी का जो है सीन रहा। अब फॉरेन डायनेस्टीज़ कैसे इस्टेब्लिश होती हैं तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फॉरेन डायनेस्टी में जो पहला आक्रमण होता है, ठीक है, ये इंडो ग्रीक इनको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप को इंडिया के कल्चर में ढाल लेते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इनको इंडो ग्रीक कह रहे हैं। तो हमने देखा कि अलेक्जेंडर की आर्मी ने अटैक किया था, है ना।
तो जब अलेक्जेंडर चले गए अपने ग्रीक में वापस, उनके जाने के बाद कुछ जो उनके सेनापति हो गए या कुछ लोग हो गए जो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में अपना इस्टेब्लिशमेंट कर लेते हैं और सेटल हो जाते हैं। ये नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो है सेटल कर लेते हैं अपने आप को। ठीक है, अब सेटल कर लेंगे तो भाई सीधी सी बात है, लालच बुरी बला है, अपना एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाते हैं। ठीक है, इन्वेड करना स्टार्ट होते हैं जब ये देखते हैं कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा, उसके बाद अशोक जैसे राजा तो रहे नहीं अब, है ना। पोस्ट मॉरियन के बाद हम कहाँ देखते हैं कि कोई पावरफुल बहुत ज़्यादा राजा इमर्ज होकर के आ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये अपना एक्सपेंशन शुरू करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में ये बसते हैं। ठीक है, इंडो ग्रीक जो डायनेस्टी होती है उसको डेमेट्रियस ने फाउंड किया होता है। ठीक है, डेमेट्रियस ने, इनकी कैपिटल होती है साकाल यानी कि सियाटकोल। ठीक है, और इंडो ग्रीक के महान जो राजा रहे हैं ये मियांडर रहे हैं। इंडो ग्रीक के बारे में हमें बस इन्हीं राजा के बारे में पढ़ना है। मियांडर को महान इसलिए कह रहे हैं, मियांडर को मिलिंद भी कहा जाता है। इनको महान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया था। ठीक है, और नाग सेना के अंडर में इन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया था। इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो नागसेन ने मिलिंद पन्हो नामक किताब लिखी थी। उस किताब से हमें पता चलता है कि जो मिलिंद पन्हो यानी कि मिलिंद जो इंडो ग्रीक राजा थे, इन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो इंडो ग्रीक के बारे में हमें सिर्फ इतना पता करना है, इतना ही पता रहना चाहिए बस, इससे ज़्यादा और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो फॉरेन इन्वेडर देखते हैं हम, तो ये इंडोसीथियंस या इन्हीं को आप शक भी कह सकते हैं। ठीक है, और इंडोसीथियन और शक, ठीक है, इन्हीं को शक भी कहते हैं। ठीक, अब इंडो ग्रीक के फाउंडर जो रहे हैं ये म्यूज़ रहे हैं। ठीक है, इंडो ग्रीक के फाउंडर कौन रहे हैं, म्यूज़ रहे हैं। याद रखेंगे, इंडो ग्रीक के फाउंडर कौन रहे हैं, डेमेट्रियस रहे हैं। ये इंडोसीथियंस या या शक के फाउंडर रहे हैं ये म्यूज़ रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने इंडो ग्रीक्स को अपरूड करके नॉर्थ वेस्टर्न रीजन इंडिया को कॉन्कर कर लिया था। ठीक है, और इसका नाम इन्होंने वेस्टर्न क्षत्रप रखा। ठीक है, वेस्टर्न क्षत्रप, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इन्होंने अपना जमावड़ा अपना जमा लिया था, उसी रीजन का नाम इन्होंने वेस्टर्न क्षत्रप के नाम से हम जानते हैं। अब वेस्टर्न इंडिया में इनकी कैपिटल क्या थी, उज्जैन। ठीक, उज्जैन कैपिटल होती थी। अब सोचिए, उज्जैन कैपिटल होती थी, मगध एम्पायर के बाद कैसे ये अपना एक्सपेंशन करते हैं। उज्जैन यानी कि करंट डे मध्य प्रदेश, राइट, तो मध्य प्रदेश तक सोचिए ये आ जाते हैं। उसके बाद इंडोसीथियन यानी कि शकों का जो सबसे महान रूलर रहा है वो रहे हैं रुद्रदामन। ठीक है, और रुद्रदामन का पीरियड रहा है 130 एडी से लेकर के 150 एडी। रुद्रदामन की महान होने की क्या वजहें रही हैं, तो जो सतवाहन रूलर रहे हैं वशिष्ठ पुत्र, ठीक है, वशिष्ठी पुत्र को इन्होंने हराया था। ठीक है, दूसरी बात, रुद्रदामन के बारे में इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये वैदिक रिलीजन के फॉलोवर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने अपने आप को महाक्षत्रप का टाइटल दिया था। इनकी राजधानी, ठीक है, या जहाँ पे ये रूल करते थे, ठीक है, वेस्टर्न क्षत्रप का इलाका था। ठीक है, क्षत्रप्स कहते थे इनके ज़्यादातर रूलर्स अपने आप को, लेकिन रुद्रदामन इस इंडोसीथियंस के यानी कि शकों के महान शासक रहे हैं। इनकी काफ़ी अचीवमेंट्स रही हैं, तो इनका टाइटल इन्होंने अपने आप को महाक्षत्रप कहा। ठीक है, और इन रुद्रदामन के विषय में जो हमें जानकारी मिलती है ये भी जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से मिलती है। ठीक है, जो पूरी तरीके से संस्कृत में लिखा हुआ है, संस्कृत काव्य फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इंडोसीथियंस यानी कि शकों के बारे में हमें सिर्फ इतना पढ़ना है। शकों के फाउंडर रहे हैं म्यूज़।
ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में मेनली ये जो है रूल करते थे, जिसको वेस्टर्न क्षत्रप के नाम से हम जानते हैं। इनकी कैपिटल उज्जैन होती थी। और इंडो शक यानी कि सीथियंस यानी कि शक के जो महान रूलर होते हैं रुद्रदमन, इनके बारे में जानकारी हमें जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से मिलती है। पूर्ण रूप से ये पहली पूर्ण तरीके से संस्कृत में लिखी हुई काव्य है एक तरीके से, ठीक है। इन्होंने अपने आप को महाक्षत्रप का टाइटल दिया था। वैदिक रिलीजन के फॉलोवर थे। नेक्स्ट जो फॉरेन अटैक हम देखेंगे वो इंडो पार्थियन का रहता है। इस इंडो पार्थियन में से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई राजा नहीं मर्ज होकर के आते हैं, तो इनका हमें मात्र फाउंडर याद रखना है। तो इंडो पार्थियंस जो होते हैं इनको गोंडो फर्नेज इनके फाउंडर होते हैं। इंडो पार्थियन के फाउंडर गोंडो फर्नेज होते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी हम देखेंगे इंडो पार्थियंस के बाद का जो क्रम रहा है फॉरेन इन्वेडर्स में से, ठीक है। कई बार आपको क्रम में लगा के पूछ दिया जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि ग्रीक इन्वेजन हुआ है। ग्रीक इन्वेजन के बाद शकों का इन्वेजन हुआ है। शक के बाद पार्थियंस का हुआ है, ठीक है। पार्थियंस का हुआ है। पार्थियंस के बाद हम देखेंगे कुषाण का, ठीक है। तो 50 एडी में कुषाण डायनेस्टी इस्टेब्लिश होती है। ओरिजिनली ये जो सेंट्रल इंडिया में कुशैंग ट्राइब्स होती है उसी का ये एक ब्रांच होती है, ठीक है। कुशैंग, सॉरी, इट इज़ नॉट द ब्रांच ऑफ कुशैंग, इट इज़ एक्चुअली द ब्रांच ऑफ यूची ट्राइब, ठीक है। सेंट्रल इंडिया में यूची ट्राइब होती है, उसी का ब्रांच होती है कुशैंग, ठीक है, जिसको हम कुषाण नाम से जानते हैं ओरिजिनली इंडिया में, ठीक है। अब इनकी जो डायनेस्टी होती है इसको फाउंड करते हैं कुजुल कैडफिसिस, ठीक है। कुजुल कैडफिसिस कॉपर के सिक्के चलाने के लिए भी जाने जाते हैं, ठीक है। तो कुजुल कैडफिसिस की दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम याद रखेंगे कि कुषाण डायनेस्टी को कुजुल कैडफिसिस फॉर्म करते हैं, फाउंड करते हैं। साथ ही साथ इनकी दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये रही है कि ये कॉपर के कॉइन को सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं वीम कैडफिसिस। तो विम कैडफिसिस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आप देखेंगे कि ये जो है गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस करते हैं। और सिर्फ इंट्रोड्यूस नहीं, एक्चुअली जो गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस करने का काम है, एक जगह मैं आपको लिख देती हूँ, ठीक है। गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस, ठीक है, गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस करते हैं मेनली ग्रीक्स, ठीक है। इंट्रोड्यूस करने का काम मेनली ग्रीक करते हैं, लेकिन कुषाण डायनेस्टी के जो विम कैडफिसिस होते हैं, विम कैडफिसिस, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन के साथ साथ इस कॉइन को रेगुलर रूप से चलाते भी हैं, ठीक है। रेगुलर सर्कुलेशन जो गोल्ड के कॉइन का इंडिया में होता है ये विम कैडफिसिस करते हैं, ठीक है। इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही रहती है। तो ये दो पॉइंट हमें याद रखना है। गोल्ड कॉइन का इंट्रोडक्शन तो ग्रीक ने करवा ही दिया था, लेकिन कुषाण डायनेस्टी के जो विम कैडफिसिस होते हैं ये रेगुलर रूप से गोल्ड के कॉइन का सर्कुलेशन चलाते हैं, ठीक है। जनरल यूसेज में गोल्ड के कॉइन को लेकर के आते हैं। कुजुल कैडफिसिस जो कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर होते हैं, ये कॉपर के कॉइन को सर्कुलेट करते हैं। और जो इनके बाद जो रूलर आते हैं विम कैडफिसिस, ये गोल्ड कॉइन का इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ भी करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कुषाण डायनेस्टी का जो सबसे महान शासक हम देखेंगे कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कनिष्क का पीरियड मेनली वैसे तो डिबेटेबल है, लेकिन इनका पीरियड 78 एडी से लेकर के 101 एडी तक माना जाता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपना अंपायर नॉर्थ वेस्टर्न सब कॉन्टिनेंट से लेकर के इंडिया, अगर सिर्फ इंडिया की बात करें, ठीक है, तो नॉर्थ वेस्टर्न इलाके से लेकर के गैंजेटिक प्लेन तक इनका जो है पूरा इलाका इस्टेब्लिश था, ठीक है। साथ ही अगर इंडिया के बाहर की बात करें तो ऑक्सस रिवर से लेकर के सेंट्रल एशिया तक और इनफैक्ट चाइना के भी कुछ पार्ट तक इनका जो है इन्होंने अपना एम्पायर एक्सपैंड किया था। कनिष्क का मैप हम देखें, कनिष्क के एम्पायर का, एक मिनट। दूसरी बात यह है कि जो कनिष्क थे
वो पहले लॉर्ड शिवा के डिवोटी हुआ करते थे और बाद में उन्होंने बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस कर लिया। इनको सेकंड अशोक के नाम से भी जाना जाता है। कनिष्क को सेकंड अशोक के नाम से क्यों जाना जाता है? सबसे पहली बात तो सबसे पहले ये शिव के डिवोटी हुआ करते थे, लेटर ऑन इन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है। सेकंड थिंग, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी भी इन्होंने अपनाया, एक्सपेंशनिस्ट, ठीक है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को भी अपनाया और चाइना के कुछ हिस्से तक भी इन्होंने अपने एरिया को जो है एक्सपांड किया था। ठीक है, तो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी हो गई बिल्कुल अशोक की तरह। थर्ड थिंग इज़ दैट जैसे अशोक ने धम्म की नीति अपनाई थी, बिल्कुल उसी तरीके से कनिष्क ने भी बुद्धिज़्म का काफ़ी प्रचार प्रसार करवाया था। चाइना में करवाया, ठीक है, श्रीलंका में करवाया, म्यांमार में करवाया, थाईलैंड में करवाया। ठीक है, तो इसीलिए इनको सेकंड अशोक के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद कनिष्क के कार्यकाल में भी चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ठीक है, और इसी चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज़्म जो है 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान में। ठीक है, हीनयान और महायान से जो रिलेटेड एक्स्ट्रा जानकारी है वो हमने बुद्धिज़्म वाले चैप्टर में देखा है। आप चाहें तो उस वीडियो में जा कर के आराम से डिफरेंस जान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कनिष्क के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो बुद्धा इंस्क्रिप्शन, सारनाथ में जो बुद्धा इंस्क्रिप्शन होता है, 1 मिनट देखिए, सारनाथ से बुद्धा इंस्क्रिप्शन मिला है। ठीक है, और इस इंस्क्रिप्शन से ठीक है, और ये इंस्क्रिप्शन 81 AD को डिनोट करता है। 81 AD। ये माना जाता है कि इस इंस्क्रिप्शन को कनिष्क के 3rd कोरोनेशन ईयर में इस्टेब्लिश करवाया गया था, 3rd कोरोनेशन पीरियड में। ठीक है, कनिष्क के जब कोरोनेशन को 3 ईयर हो गए, उसी में सारनाथ का ये जो बुद्धा इंस्क्रिप्शन है इसको इस्टेब्लिश करवाया गया था। ठीक है, दूसरी बात, जो कनिष्क की कोरोनेशन की डेट है, ठीक है, उसमें कंट्रोवर्सी है। तो इस बात को लेकर के कि कनिष्क का राज्याभिषेक यानी कि कोरोनेशन उनका किस वर्ष हुआ था, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लंदन में 2 इंटरनेशनल कन्वेंशन की जो है 2 इंटरनेशनल कन्वेंशन को जो है बुलाया गया था। ठीक है, एक 1913 में करवाया गया था और एक 1960 में करवाया गया था। 1913 में नहीं बल्कि 1960 में ये कंक्लूजन निकला कि जो कनिष्क का कोरोनेशन ईयर था वो 78 AD था। ठीक है, 78 AD। इसी को हम शक संवत के नाम से भी जानते हैं, शक संवत। ठीक है, अब देखिए जो शक संवत है, शक संवत को स्टार्ट करने के पीछे एक स्टोरी है। शक संवत आपने देखा होगा 78 AD है, और जो विक्रम संवत है, विक्रम संवत, ठीक है, ये 58 BC माना जाता है। ठीक है, अब देखिए ये लाइन है, ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ है जिसको 0 मानते हैं। ठीक है, इसके पीछे का जो भी पीरियड है इसको बिफोर क्राइस्ट एरा या BC कह लें। ठीक है, जो जीसस क्राइस्ट को नहीं मानते हैं वो इसको बिफोर क्राइस्ट और बिफोर क्राइस्ट एरा, सॉरी बिफोर कॉमन एरा, राइट, थोड़ा सा भूल गई थी, बिफोर कॉमन एरा वो लोग प्रोनाउंस करते हैं जो जीसस क्राइस्ट को नहीं मानते हैं। ठीक है, और बिफोर क्राइस्ट मतलब क्राइस्ट के बर्थ से पहले, जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं वो BC कहते हैं, जो क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते वो सिंपल BC कहते हैं, बस इतना सा फ़र्क है। ठीक है, फिर अब ये 0 हमने जीसस क्राइस्ट का बर्थ माना है। ठीक है, इसके बाद का जो पीरियड है इसको हम एनो डोमिनी कहते हैं या इसी को CE भी कहते हैं। ठीक है, एनो डोमिनी या कॉमन एरा। ठीक, बस इतना सा डिफरेंस है इसमें। अब ये जो BC वाला पीरियड है, चूँकि 0 से पहले का ईयर है, तो अगर हमें आज की डेट में डेट को फाइंड आउट करना है, निकालना है,
तो इस 58 को हमें आज की डेट में ऐड करना पड़ेगा। अगर हम आज की डेट में यानी कि 2023 में, ठीक है, रुकिए एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, उसमें एक्सप्लेन करते हैं आपको। हाँ, तो एक बार हम फिर देख लेंगे, ठीक है। 78 AD शक संवत होता है, शक संवत। और 58 BC ये विक्रम संवत को कहते हैं, विक्रम संवत। एक एडिशनल चीज़ और जान लीजिए इसके बारे में, विक्रम संवत स्टार्ट ही किया है, ये हमारा नेशनल कैलेंडर है, नेशनल कैलेंडर। भारत सरकार ने इसको एज अ नेशनल कैलेंडर के रूप में अडॉप्ट किया है, ठीक है। हाँ, हम बात कर रहे थे 0, ये क्राइस्ट का बर्थडे है, बर्थ, ठीक है। 0 को हमने क्राइस्ट बर्थ माना है। बिफोर कॉमन एरा कह लें या बिफोर क्राइस्ट कह लें। बिफोर क्राइस्ट का मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले, ठीक है। अब इसको एनो डोमिनी कह लें या कॉमन एरा कह लें, ठीक। बस ये फ़र्क तो हम जान ही चुके हैं कि बिफोर कॉमन एरा और बिफोर क्राइस्ट, एनो डोमिनी और कॉमन एरा के बीच फ़र्क क्या है, क्यों इसको कहते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे इतना सा खेल है, जो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं वो BC कहेंगे, वो AD कहेंगे। जो जीसस क्राइस्ट को नहीं मानते हैं वो BCE कहेंगे या बिफोर कॉमन एरा कहेंगे या कॉमन एरा कहेंगे, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अब जो विक्रम संवत है ये BC का पीरियड है। मान लीजिए आज की डेट में 2023 चल रहा है, ठीक है, और हमें क्वेश्चन में आ गया कि 2023 को विक्रम संवत में कन्वर्ट करिए, विक्रम संवत के अकॉर्डिंग कौन सा ईयर चल रहा है, ठीक है। तो विक्रम संवत के अकॉर्डिंग आप बिफोर क्राइस्ट, अब यहाँ पे 0 से हम पहले जा रहे हैं ना, तो इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो 58 को ऐड किया तो 8 3 11, 5 2 7 1 8, तो 2081 चल रहा है, ठीक है, विक्रम संवत के अकॉर्डिंग। और अगर शक संवत के अकॉर्डिंग पूछा जाए कि शक संवत में क्या चल रहा है, 2023 जो है शक संवत कैलेंडर में कौन सा ईयर माना जाएगा, तो शक संवत के लिए चूंकि ये AD का पीरियड है, ये 0 के बाद का पीरियड है, ठीक है, इधर 2023 आएगा, तो हमको यहाँ से 78 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 13 में 8 गए, 5, 11 में 7 गए, 4 9 1, ठीक। एक तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब ये कैलेंडर के इस्टेब्लिशमेंट के पीछे की स्टोरी थोड़ा जान लें, ठीक है, इससे आपको ये याद रहेगा। बिफोर कॉमन एरा की बात करेंगे, यानी कि 58 BC विक्रम संवत की बात करेंगे। राजा विक्रमादित्य हुआ करते थे, इन्होंने शकों को हराया, ठीक है, इन्होंने कई शकों को हराया, कई शक किंगों को हराया, ठीक है। ही डिफीटेड मेनी शक किंग्स, ठीक है। और इसी के उपलक्ष्य में, इसी की चौड़ में उन्होंने अपना एक अलग कैलेंडर इस्टेब्लिश किया, जिसको इन्होंने विक्रम संवत का नाम दिया, ठीक है। 58 BC जो पीरियड था 58 BC का, ठीक है। अब क्या होता है, विक्रम संवत जो है इस्टेब्लिश किया जाता है 58 BC में राजा विक्रमादित्य द्वारा, ठीक है। रीज़न क्या रहता है, उन्होंने कई शकों को पराजित किया होता है, इसी के उपलक्ष्य में, इसी के खुशी में वह अपना कैलेंडर स्टार्ट करते हैं, जिसको विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। विक्रम संवत 58 BC का पीरियड होता है। उसके बाद बारी आती है शक संवत। अब शक संवत को स्टार्ट करने का क्या रीज़न होता है, शक लोग जो है शक संवत क्यों इस्टेब्लिश करते हैं। अब जो राजा विक्रमादित्य के सक्सेसर्स होते हैं, इनको शकों ने मिलकर के हरा दिया होता है, समझ रहे हैं। विक्रमादित्य के सक्सेसर ने, रिटेलिएशन एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो जो राजा विक्रमादित्य के सक्सेसर्स होते हैं, इनको शकों ने मिलकर के हरा दिया होता है। और इस चीज़ को मार्क करने के लिए अब शक लोग क्या करेंगे कि शक संवत शुरू करेंगे, और ये शक संवत 78 AD से शुरू होता है, ठीक है। 78 AD यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद से,
ठीक है, 78 एडी से शुरू होता है और ऐसा माना जाता है कि ये जो 78 एडी का पीरियड है ये कनिष्क ने स्टार्ट किया था। ठीक है, कनिष्क ने स्टार्ट किया था। ठीक है, अच्छा एक चीज़ करेक्ट कर लें, हर जगह मैंने 58 लिख दिया है, ये 58 नहीं 57 है। ठीक है, 57। ठीक है, उस हिसाब से 13 में 7 गए 4, 57। ठीक है, तो 13 में 7 गए 6, उसके बाद 11 में 5 गए 6, 9। फिलहाल इसको घटाना क्यों है, विक्रम संवत के लिए हम जोड़ेंगे। 57 बीसी का पीरियड है ना, तो जोड़ेंगे 57 ऐड करेंगे, तो 7 3 10 होगा, 5 2 8 7 1 8 होगा, 2080 चल रहा है विक्रम संवत के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन एक आ जाता है कि शक संवत और विक्रम संवत के बीच का अंतर कितना है। ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शक संवत और विक्रम संवत के बीच डिफरेंस कितना है, ठीक है, तो शक संवत कब से शुरू हुआ, 78 एडी से, राइट। विक्रम संवत कब शुरू हुआ, 57 बीसी से। ये एडी है, ये बीसी है, यहाँ पे हमको माइनस करना होता है, यहाँ प्लस करना होता है। अब हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, 8 7 15, 7 5 12 1 13। ठीक है, 135 ईयर का डिफरेंस है। ठीक है, शक संवत और विक्रम संवत के बीच। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अब ये एग्ज़ाम में आपको कई तरीके से क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार दे देगा 2020 के अकॉर्डिंग शक संवत और विक्रम संवत के बीच अंतर कितना होगा, 2023 के अकॉर्डिंग कितना होगा। तो आपसे किसी भी ईयर का पूछ ले, ठीक है, किसी भी ईयर का पूछ ले, शक संवत और विक्रम संवत के बीच डिफरेंस उतना ही रहेगा। नहीं भरोसा है तो आप पेन और कॉपी लीजिए और 2023 के अकॉर्डिंग भी चेक करके आप देख सकते हैं। इनफैक्ट देख क्या सकते हैं, 2023 के अकॉर्डिंग अगर मैं ही आपको दिखा दूं, मान लीजिए 2023 चल रहा है, ठीक है, तो शक संवत के अकॉर्डिंग शक संवत होता है 78 एडी। अब 2023 में हम 78 माइनस करेंगे। ठीक है, 2023 में 78 माइनस किया था, ये यहाँ पे हमने 1945 आया है। ठीक है, और विक्रम संवत 57 जोड़ेंगे हम क्योंकि बीसी है। ठीक है, तो 2080 में आप 1945 घटाएंगे तो देखिए 135 आ रहा है कि नहीं। 10 में 5 गए 5, ठीक, 7 में 4 गए 3, उसके बाद 10 में 9 गए 1, आया कि नहीं। ठीक है, तो इसीलिए आपसे किसी भी ईयर का दे के पूछ ले, 2022, 2023, 2019, 2020, ये इस तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए ईयर दे के आपको ये पूछ लेगा कि शक संवत और विक्रम संवत के बीच डिफरेंस क्या है, तो आप मात्र सिंपल सा आंसर दे देंगे कि 135 ईयर का डिफरेंस है शक संवत और विक्रम संवत के बीच। ओके, अब लगे हाथ ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में भी देख लें। तो जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ये करेंटली इंटरनेशनली यूज़ हो रहा है, और अच्छी बात यह है कि जो हमारा कैलेंडर है यानी कि जो विक्रम संवत का कैलेंडर है ये ग्रिगोरियन कैलेंडर से काफ़ी मैच करता है। ठीक है, कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन देकर के पूछ लेगा कि हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो हमारा नेशनल कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट मंथ है वो कब से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट मंथ चैत्र माना जाता है। ठीक है, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवार कार्तिक अघन पूस माघ फागुन। ठीक है, तो ये टोटल 12 मंथ है। तो ये चैत्र हमारा जो हिंदू कैलेंडर है, जो विक्रम संवत का कैलेंडर है, तो चैत्र मंथ से स्टार्ट होता है हिंदू कैलेंडर। ठीक है, तो चैत्र मंथ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो नेशनल कैलेंडर, अब ये जो चैत्र मंथ है, ठीक है, एक मिनट, अगर ये लीप ईयर है तो ये स्टार्ट होता है 21 मार्च से, और अगर ये नॉर्मल ईयर है
ठीक है, तब ये स्टार्ट होगा 22 मार्च से, ये बात याद रखेंगे। लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का मतलब क्या हुआ? जब फरवरी 29 दिन की होती है तब लीप ईयर होता है, जब फरवरी 28 दिन की होती है तो ये नॉर्मल ईयर होता है। ठीक है, अब कनिष्क के दरबार में कुछ महान लोग रहे हैं, जैसे कि अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष ने क्या क्या लिखी है? सौंदरानंद। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिखी है बुद्ध चरित, बुद्ध चरित। फिर इन्होंने और एक क्या लिखी है? सरी पुत्र प्रकारन। ठीक है, ये 3 याद रखेंगे। बुद्ध चरित जिसमें से याद रखेंगे अश्वघोष ने लिखी है। तो अश्वघोष किसके राज दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है, दूसरे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होती है, इसको मिटा देते हैं, अश्वघोष थे। दूसरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होती है वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र। तीसरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी क्या होती है? याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार दे के पूछ लिया जाता है। परस्व हो गए। ठीक है, अश्वघोष तो हमने देखा। उसके बाद नागार्जुन हो गए, चरक हो गए। चरक इनके कोर्ट फिजिशियन थे। ठीक है, डॉक्टर हुआ करते थे कनिष्क के। ठीक है, उसके बाद कुषाण का एम्पायर एक बार देख लें आप। ठीक है, ये देखिए, है ना, पूरा नॉर्थ इंडिया हो गया। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट हो गया, चाइना में भी कई एरिया हो गए। ठीक है, तो ये एम्पायर था कुषाण का। ठीक है, कुषाण किंग कनिष्क का। कहाँ से कहाँ तक फैला था? ठीक है, तो नॉर्थ में चाइना तुर्पान से लेकर के कश्मीर से लेकर के साउथ में विंध्यन हिल्स तक। ठीक है, उसके बाद नदर्न अफगानिस्तान, वेस्ट में नदर्न अफगानिस्तान से लेके ईस्ट में यूपी और बिहार तक इनका एम्पायर फैला हुआ था। एक ग्रीको रोमन बुक है पेरिप्लस ऑफ इरेथ्रियन सी, और अरिकामेडु हमारे यहाँ पुदुचेरी में एक्सकेवेशन साइट मिली है। ठीक है, इन दोनों से हमें पता चलता है कि कुषाणों का पर्शियन बे के थ्रू और रेड सी के थ्रू ट्रेड हुआ करता था अच्छा खासा। ठीक है, ट्रेड तो होता था, लेकिन हमें किसी भी प्रकार के नेवल फोर्स की कोई जानकारी नहीं मिली है। ठीक है, चाइनीज टेक्स्ट के अनुसार एक घटना हुई थी। कनिष्क ने ऑफर किया था, प्रिंसेस कनिष्क ने नहीं ऑफर किया था, कनिष्क ने रिक्वेस्ट करी थी प्रिंसेस हैन से शादी करने के लिए। ठीक है, लेकिन वो डिनाई कर दिए गए। ठीक है, मना कर दिया, उनके फादर ने मना कर दिया रहा होगा। अब इसकी रिटेलिएशन में ये पान चाओ पर आक्रमण भी करते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्मॉल चाइनीज फोर्स के द्वारा डिफीट कर दिए जाते हैं। अब हम गांधार, मथुरा और अमरावती आर्किटेक्चर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की क्या स्पेशलिटी है? सबसे पहली बात, ये इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में डेवलप हुआ था। इसको राजा कनिष्क ने पैट्रोनाइज किया था। ठीक है, पैट्रोनाइज्ड बाय इंडो ग्रीक्स के द्वारा, कुषाण के द्वारा। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय ग्रीक आर्किटेक्चर। गांधार आर्ट जो है ग्रीक आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड था। ठीक है, इसको पैट्रोनाइज किसने किया था? इंडो ग्रीक्स ने, और कुषाणों ने पैट्रोनाइज किया था। ठीक है, ये ब्लू ग्रे सैंड स्टोन से मिलकर के बना है। ठीक है, क्वेश्चन आया था कि एग्जाम में कि ब्लू ग्रे सैंड स्टोन से मिलकर के कौन सी आर्ट जो है फॉर्म हुई थी, आईएएस का क्वेश्चन था इनफैक्ट। ठीक है, तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के जो मूर्तियां बनती हैं उसमें ब्लू ग्रे सैंड स्टोन का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में जो बुद्धा दिखाए गए हैं, इनकी स्लिम बॉडी दिखाई गई है, वेवी हेयर्स दिखाए गए हैं, तीखे नैन नक्श दिखाए गए हैं। इन्होंने ऑर्नामेंट्स भी, ज्वेलरीज भी धारण किए हैं, लंबे कान हैं, स्टैंडिंग पॉस्चर में दिखाए गए हैं। ठीक है, कई फोटो में तो उनमें बियर्डेड भी उनको दिखाया गया, दाढ़ी वाली जो इमेज भी बनाई गई है। ठीक है, और ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है ये कंप्लीटली बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हम मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट मथुरा और उसके आसपास के रीजन पे जो है डेवलप्ड हुआ था।
इसको कुषाणों ने पैट्रोनाइज किया था और ये ग्रीक से इंस्पायर्ड नहीं था, ठीक है, किसी भी फॉरेन स्टाइल से इंस्पायर्ड नहीं था, जैसा कि नाम से ही जाहिर है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो मथुरा के रीजन से ये मतलब कि इंटरनल नेटिव रूलर से ही प्रभावित था। रूलर नहीं कहेंगे इसको, मतलब कि ये जो आर्ट फॉर्म था ये नेटिव ही था, ठीक है, किसी भी प्रकार के फॉरेन स्टाइल से इन्फ्लुएंस्ड नहीं था, ठीक है। अब मथुरा के आसपास हमने देखा लाल पत्थर पाए जाते हैं ना, तो ये रेड स्पॉटेड सैंडस्टोन से मिलकर के जो है मूर्तियां बनाई जाती थी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की। उसके बाद बुद्धा को इन्होंने हट्टा कट्टा दिखाया है, ठीक है, सीटेड पॉस्चर में दिखाया है, डिलाइटेड खुश मूड में दिखाया है, एक विजडन बम्प भी दिखाया है, जैसे कि जूड़ा नहीं कर लेते हैं सर में, ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तब उनके सर पे एक बम्प निकल आया था, ठीक है। तो इस मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में उनको विजडम बम्प भी दिखाया गया है। उसके बाद मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म तीनों से प्रभावित है, ठीक है, जबकि वहीं पे हम देखेंगे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट ये सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस्ड था, ठीक है। नेक्स्ट आर्ट फॉर्म देखेंगे हम अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। अमरावती यानी कि आंध्र प्रदेश रीजन वाले इलाके में डेवलप्ड आर्ट थी ये, ठीक है। इसमें चूंकि साउथ इंडिया में जो अमरावती इलाका है, आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, यहाँ पे वाइट मार्बल्स पाए जाते हैं, तो इन मूर्तियों को बनाने के लिए वाइट मार्बल्स का यूज़ किया जाता था। इसको किसने पेट्रोनेज दी थी? तो सतवाहन रूलर्स ने अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को पेट्रोनेज की थी, ठीक है। इसमें बुद्धा की तो कोई इमेज नहीं बनाई गई, लेकिन उनसे रिलेटेड सिम्बल्स हो गए, उनसे रिलेटेड जो कहानी हो गई, उन सबको जो है नरेटिव फॉर्म में जो है दिखाया गया है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया। उसके बाद घटना चक्र में जो एडिशनल थ्योरी हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। इंडो ग्रीक रूलर्स, ये तो हमने पढ़ा ही कि इन्होंने गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था, जबकि वाइड लेवल पे चलाने का काम किसने किया था, है ना, कुजुल कैडफिसिस ने कॉपर कॉइन को सर्कुलेट किया था, ठीक है, जबकि वीमा कैडफिसिस ने इन्होंने प्रॉपर गोल्ड कॉइन को रेगुलेट किया था, चलाया था, सर्कुलेट किया था, ठीक है। तो ये तो फिलहाल हम लोगों ने देख ही लिया है। उसके बाद शक, इन्हीं को सीथियंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये वाला फैक्ट भी हमने देख लिया है। एक मिनट बस मैं देख लूँ कि कुछ छूटा तो नहीं है। ये वाला फैक्ट भी हमने देख लिया, ये वाला फैक्ट भी हमने देख लिया। पार्थियंस के बारे में जो घटना चक्र में एडिशनल पॉइंट दिया हुआ है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो डेरियस वन वॉज फर्स्ट रूलर हु इन्वेडेड सम पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। पार्थियन में जो डेरियस वन थे ये पहले रूलर थे जिन्होंने इंडिया पे आक्रमण किया था। अब हेरोडोटस के अनुसार डेरियस ने कॉन्कर्ड द लैंड सराउंडिंग द इंडस रिवर एंड टू द डेजर्ट ऑफ राजपुतान एंड पार्ट्स ऑफ पंजाब, ठीक है। तो राजस्थान से लेकर के सम पार्ट्स ऑफ पंजाब तक इन्होंने डेरियस के, हेरोडोटस के अकॉर्डिंग डेरियस ने कॉन्कर किया था इंडिया के इन लैंड्स को, ठीक है, इन बाउंड्रीज को। उसके बाद कुषाण डायनेस्टी में तो वीमा कैडफिसिस का हमने पढ़ा कि उन्होंने गोल्ड कॉइन को रेगुलर रूप से इंडिया में चलाया था। कुजूल कैडफिसिस ने कॉपर कॉइन्स को चलाया था। अच्छा हाँ, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कई सारे योधेय कॉपर कॉइन्स हमको मिले हैं, ठीक है। अब ये योधेय कॉपर कॉइन्स, योधेय मतलब एक योद्धा हुआ करते थे, ये योद्धा माने जाते थे, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में पंजाब हरियाणा साइड में ये रहा करते थे, ठीक है। तो ये बेसिकली योद्धा थे। कनिष्क के टाइम पीरियड में हमें कई सारे योधेय कॉपर कॉइन मिले हैं और इन कॉपर कॉइन में भगवान कार्तिकेय की 6 हेडेड मूर्ति हमको मिली है, ठीक है, जिनके राइट साइड में पीकॉक है और ये फाउंड ड्यूरिंग द कुषाण रूलर, ठीक है। कुषाण रूलर के टाइम पे योधेय कॉपर कॉइन्स हमको मिले हैं। कुषाण एम्परर प्रमोटेड गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स ऑन वाइडर स्केल, ठीक है। तो कुषाण एम्परर्स ने, हमने देखा कुजुल कैडफिसिस ने कॉपर कॉइन्स को चलाया था, ठीक है, विम कैडफिसिस ने गोल्ड कॉइन चलाए थे, ठीक है। ये वाला फैक्ट भी हमने देख लिया। 81 AD इंस्क्रिप्शन जो फाउंड हुआ था, बुद्धा इंस्क्रिप्शन सारनाथ का, ठीक है, ये सब भी हमने देख लिया। इन सेकेंड कन्वेंशन, ठीक है, ये सब हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा थ्योरी वाला पोर्शन घटना चक्र का कंप्लीट होता है। अब हम इसी पार्ट में
क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडो ग्रीक रूलर इशूड लेड कॉइन, ठीक है। तो इनमें से कौन सा इंडो ग्रीक रूलर है जिसने लेड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया? तो अभी हमने पढ़ा स्ट्रैटो 2 जो थे, इन्होंने लेड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे, ठीक है। हमें लिस्ट दी हुई है और राजा दिए हुए हैं और बताना है कि किससे बिलोंग करते थे, ठीक है। तो डेमेट्रियस, ठीक है, पढ़ चुके हैं हम। इंडो ग्रीक, एक मिनट पेन ले लेते हैं। डेमेट्रियस इंडो ग्रीक थे, ठीक है। रुद्रदमन सीथियंस यानी कि शक थे। गोंडोफर्नीस पर्थियंस हो गए और विम कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो डेमेट्रियस जो थे ये इंडो ग्रीक को बिलोंग करते थे। रुद्रदमन शकों को बिलोंग करते थे। गोंडेफर्नीस किसको बिलोंग करते थे? पार्थियंस को बिलोंग करते थे। विम जो थे ये विम कैडफिसिस कुषाण डायनेस्टी को जो है बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ संकरासन एंड वसुदेव आर डिपिक्टेड ऑन कॉइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। तो दोनों संकरासन और वसुदेव, इन दोनों की इमेज हमें किसके कॉइन से मिलती है? तो ये एगेथोकल्स के जो नाम के एक रूलर थे, इनके कॉइन से हमें संकरासन और वसुदेव दोनों की ही इमेज एक साथ मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एगेथोकस जो थे ये एक ग्रीक बैक्टीरियन किंग थे, ठीक है। और ये लगभग 190 से लेकर के 180 BC तक इन्होंने रूल किया था। ही हेल्ड पेरोपमिसाद which was a satpra between Bactrian and Indian. Little is known of him apart from extensive coinage. He was the first Greco-Bactria ruler to introduce bilingual legends on his coin, primarily in Greek and Brahmi. He introduced silver coins on which both Sankrasan यानी कि बलराम and वसुदेव were depicted. ठीक है, तो यहाँ से हमें बस इतना जानना है कि संकरासन यानी कि बलराम और वसुदेव को एगेथोकल्स नामक ग्रीक बैक्टीरियन रूलर ने अपने सिक्के में दोनों को छपवाया था। साथ ही जो इनके सिक्के थे ये बाइलिंगुअल थे, ग्रीक और ब्राह्मी। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ही इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन्स ऑन बोथ। एक मिनट, तो इन्होंने सिल्वर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था जिसमें संकरासन और वसुदेव दोनों की इमेज डिपिक्ट करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अदर 3। ठीक है, इनमें से 3 जो हैं एक कंटेम्प्रेरी मतलब एक टाइम के हैं और जो एक राजा है वो किसी दूसरे टाइम से बिलोंग करता है। ठीक है, तो वो इन 3 रूलर में से वो कौन सा विषम है जो एक टाइम से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो बिंबिसार हो गए। ठीक है, ये मगध के रूलर थे, है ना। इन्होंने इनफैक्ट हर्यक डायनेस्टी को फॉर्म करी थी। हर्यक डायनेस्टी पहली डायनेस्टी जो थी मगध की, ठीक है, उसको इन्होंने इस्टेब्लिश किया था बिंबिसार। गौतम बुद्ध, ठीक है, 6th सेंचुरी BC का पीरियड है। ठीक है, राजा प्रसेनजित हो गए, कोशाला महाजनपद के रूलर थे। साथ ही साथ ये बुद्धा के कंटेम्प्ररी भी थे। ठीक है, और मिलिंद जो थे ये हमने थ्योरी पार्ट में अच्छे से पढ़ा है। मिलिंद इंडो ग्रीक रूलर थे, इंडो ग्रीक रूलर। ठीक है, तरीके से ग्रीक रूलर थे। ये इंडो ग्रीक रूलर के सबसे महान राजा माने जाते हैं। मिलिंद यानी कि मियांडर जिसको कहेंगे, है ना, बुद्धिज्म को ये अडॉप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ काव्य स्टाइल इज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ। ठीक है, जो काव्य स्टाइल, जो संस्कृत का जो पूरी तरीके से काव्य स्टाइल में लिखा गया है, ये अर्लीस्ट स्पेसिमेन हमको किस इंस्क्रिप्शन से मिले हैं? तो ये रुद्रदामन के काठियावाड़ इंस्क्रिप्शन से मिले हैं। ठीक है, हमने देखा कि जो रुद्रदामन का काठियावाड़ का जो रुद्रदामन इंस्क्रिप्शन था कहाँ से मिला है? गुजरात से, है ना। तो काठियावाड़ का रुद्रदामन जो इंस्क्रिप्शन था ये कंप्लीट संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, चेस्ट संस्कृत में लिखा गया है। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन, ठीक है,
रुद्रदामन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है गिरनार हिल्स गुजरात से मिला है। और रुद्रदामन से इंस्क्रिप्शन ये ब्राह्मी इंस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, चेस्ट संस्कृत में लिखा हुआ है। ठीक है, परफेक्ट संस्कृत लैंग्वेज इसमें यूज़ की गई है और ये अर्लीस्ट स्पेसिमन है काव्य स्टाइल इंस्क्रिप्शन का। ठीक है, रुद्रदामन इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्क्रिप्शन टेल अबाउट वेरियस अचीवमेंट ऑफ रुद्रदामन वन। तो रुद्रदामन वन के बारे में कौन सा इंस्क्रिप्शन उनके काफ़ी अचीवमेंट्स के बारे में बताता है? तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन संस्कृत में लिखा गया है, 150 एडी पुराना है। ठीक है, रुद्रदामन वन के बारे में बताता है। ठीक है, और क्या बताता है रुद्रदामन वन के बारे में कि उन्होंने कई कल्चरल आर्ट और संस्कृत लिटरेचर को अपनी पैट्रोनेज दी है। ठीक है, डैम का रिकंस्ट्रक्शन करवाया है, जो मौर्यों ने बनवाया था उसका रिकंस्ट्रक्शन बनवाया है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने सुदर्शन लेक का रिपेयर भी करवाया है। ठीक है, किसने? रुद्रदामन ने। ये सब इस इंस्क्रिप्शन में लिखा है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, और ये सुदर्शन लेक एक्चुअली मौर्यों द्वारा बनाई गई थी, लेकिन इन्होंने इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया था। ठीक है, जूनागढ़ रॉक ऑल्सो कंटेन्स इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक। ठीक है, देखिए ऐसा माना जाता है ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन था, ये बेसिकली अशोक का ही इंस्क्रिप्शन था। ठीक है, फिर और राजा आते गए तो उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन भी उसी में छपवा दिए। ठीक है, तो वही बात है। तो जूनागढ़ रॉक ऑल्सो कंटेन्स इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। ठीक है, अशोका तो उनके पहले के ही टाइम के थे, है ना। तो जूनागढ़ रॉक में अशोका के भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, रुद्रदामन के भी मिले हैं और स्कंदगुप्त के भी मिले हैं। ठीक है, अब आप सिंपल मान लीजिए कि बहुत बड़ा सा पत्थर था जिसमें राजा अशोक ने भी अपने इंस्क्रिप्शन छपवा दिए हैं, उसके बाद रुद्रदामन ने भी छपवा दिए हैं, उसके बाद स्कंदगुप्त, गुप्ता पीरियड के स्कंदगुप्त भी छपवाएंगे अपने इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हु रेनोवेटेड सुदर्शन लेक विदाउट यूजिंग लेबर फोर्स। ठीक है, तो सुदर्शन लेक का निर्माण किसने करवाया था? विदाउट यूजिंग फोर्स्ड लेबर, बिना फोर्स्ड लेबर का यूज करते हुए किसने सुदर्शन लेक को रिनोवेट करवाया था? जस्ट ऊपर वाले थ्योरी पार्ट में हमने देखा रुद्रदामन ने करवाया था। और इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से मिलेगी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। 16 coins of King Meander have been found from which of the following site। ठीक है, तो लगभग 16 कॉइन्स मिले हैं जो किंग मियांडर यानी मिलिंद के कार्यकाल के थे। ठीक है, ये कहाँ से मिले हैं? तो ये बैरत से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन इन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वर इशूड बाई। ठीक है, तो जो लार्जेस्ट नंबर में कॉपर कॉइन इंट्रोड्यूस किए गए थे कहाँ पे? इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न वाले पार्ट में। ये किसने स्टार्ट किए? तो कॉपर कॉइन किसने स्टार्ट किए थे? हमने देखा कुषाणों ने स्टार्ट किए थे। ठीक है, जिसमें से स्पेसिफिक राजा का अगर नाम लें तो कुजुल कैडफिसेस ने स्टार्ट किया था। ठीक है, और जो विम कैडफिसेस आएंगे ये मैसिव लेवल पे गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस भी करेंगे और बाकायदा सर्कुलेट भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इशूड गोल्ड कॉइन रेगुलरली इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, अगेन देवर कुषाण, विम कैडफिसेस ने स्टार्ट किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धा इज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन ऑफ। ठीक है, बुद्धा इनमें से किसके कॉइन में डिपिक्ट किए गए थे? वही कनिष्क जो थे, ये महान पेट्रन थे बुद्धिज्म के, तो बुद्धा कनिष्क के कॉइन में डिपिक्ट किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स इज क्रेडिटेड टू हैव इशूड गोल्ड कॉइन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में डिफरेंस समझिए। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से राजा थे जिन्होंने सबसे पहले गोल्ड के कॉइन का यूज़ किया था। ठीक है, सर्कुलेशन की बात नहीं की, सबसे पहले यूज़ कौन किया था। अब इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन पढ़ें और ऑप्शन देखें तो ऑप्शन है कुजुल कैडफिसिस। ठीक है, ये कुषाण डायनेस्टी के थे, कनिष्क कुषाण डायनेस्टी के थे, वीमा कैडफिसिस कुषाण डायनेस्टी थे, हुविश्का। ठीक है, मान लीजिए इसका कोई आइडिया नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर ग्रीक दिया होता कहीं पे, इंडो ग्रीक, तो इसका ऑप्शन इंडो ग्रीक होता।
चूंकि यहाँ पे इंडो ग्रीक नहीं दिया है सारे कुषाण डायनेस्टी के, क्योंकि गोल्ड सिक्कों को जो है मैसिव लेवल पे चलाने का काम मेनली कौन करता है, कुषाण किंग वीमा कैडफिसिस, ठीक है, और कुजुल कैडफिसिस कॉपर कॉइन को चलाने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इंडो ग्रीक दिया होता तो इंडो ग्रीक आंसर होता, इंडो ग्रीक नहीं दिया है इसलिए वीमा कैडफिसिस। वीमा कैडफिसिस क्या करते हैं, ये मैसिव लेवल पे गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस तो करते ही करते हैं, सर्कुलेट भी करते हैं, ठीक है, बाकायदा व्यापार के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन फॉर रेगुलर यूज इन इंडिया, ठीक है, इनमें से कौन से राजा ने गोल्ड कॉइन को इंडिया में रेगुलर यूज के लिए इस्तेमाल किया था। अभी अभी हमने देखा वीमा कैडफिसिस, ठीक है, ही वॉज वीमा कैडफिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन ऑन लार्ज स्केल, ठीक है, इनमें से गोल्ड कॉइन को लार्ज स्केल में किसने इंट्रोड्यूस किया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार घूम फिर कर के आ रहा है। वीमा कैडफिसिस ने स्टार्ट किया था, ठीक है, कुषाण किंग वीमा कैडफिसिस। उसके बाद विच गॉड इज फाउंड डिपिक्टेड ऑन योधेय कॉइन्स, तो योधेय कॉइन में कौन से गॉड के 6 हेडेड मूर्ति है, कार्तिकेय की, राइट साइड में मोर भी है, ठीक है। उसके बाद अब योधेय कॉइन के जो हमें एविडेंस मिले हैं ये पुराण और अष्टाध्यायी से मिले हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि अष्टाध्यायी किसने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेट ऑफ सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्क, ठीक है, तो ये 81 AD का था। हमने देखा जो सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन है ये कौन से पीरियड की है, 81 AD पीरियड की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर कोरोनेशन ऑफ कुषाण किंग वॉज हेल्ड, ठीक है, तो कुषाण किंग जो कुषाण किंग कनिष्क हैं इनका राज्याभिषेक वर्ष क्या माना जाता है, तो 78 AD माना जाता है, ठीक है। बाकी ये हम थ्योरी में देख ही चुके हैं कि इनका जो राज्याभिषेक कार्यकाल, जो राज्याभिषेक वाला पीरियड है वो एक्चुअली में डिस्प्यूटेड है। तो लंदन में 2 इंटरनेशनल कन्वेंशंस बुलाई गई थी, एक तरीके से कह सकते हैं सभा बुलाई गई थी, एक 1913 में, एक 1960 में। 1960 में जाकर के कॉमन कंसेंसस बिल्ट होती है जिसमें ये माना जाता है कि 78 AD में जो कनिष्क का राज्याभिषेक है वो हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन वाज शक संवत इनिशिएटेड, तो शक संवत 78 AD में शुरू हुआ, ठीक है। इसके पीछे कहानी भी हमने देखी थ्योरी पार्ट में। थ्योरी पार्ट बच्चों ज़रूर देखिएगा अच्छे से, इससे जो है क्वेश्चन करने में आपको काफ़ी ईजी रहेगा, ठीक है। हाउ मच इज़ द ईयर डिफरेंस बिटवीन शक एंड संवत, ठीक है, ये भी हमने थ्योरी पार्ट में खूब अच्छे से डिस्कस किया है, आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। टोटल 135 ईयर का डिफरेंस है, ठीक है। कैसे, शॉर्ट में देख लें, 78 AD, ठीक है, और 57 BC ये विक्रम संवत है, ठीक है, और ये शक संवत है। यहाँ पे आने के लिए हमें माइनस करना पड़ता है, यहाँ पे आने के लिए हमें प्लस करना पड़ता है क्योंकि बिफोर क्राइस्ट का पीरियड है, ठीक है। अब इनको आप जोड़ देंगे तो 135। अब आपसे किसी भी ईयर का लगा के पूछ ले तो डिफरेंस 135 ईयर का ही रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए कह रहा है कि जो नेशनल कैलेंडर है हमारा, जो नॉर्मल ईयर वाला है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला मंथ कब से शुरू होता है, तो अगर नॉर्मल ईयर की बात करें तो ये 22 मार्च से शुरू होगा, ठीक है, और अगर लीप ईयर की बात करें तो 21 मार्च से शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ था, तो बिल्कुल 57 BC में, ये भी हमने देख लिया है क्वेश्चन में, थ्योरी पार्ट में अच्छे से देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द ईयर ऑफ शक संवत इन दिसंबर 2009। अब मान लीजिए दिसंबर 2009 में ये पूछ रहे हैं कि शक संवत में चेंज करने के लिए पूछ रहे हैं। शक संवत 78 AD का पीरियड है, राइट, तो 78 इसमें से हम माइनस करेंगे, ठीक है। 9 में 8 गए, 1 हो गया, 8 में 7 गए, यहाँ पे गलत लिख दिया, 1 मिनट, ठीक। अब 2009 में पूछ रहा है शक संवत में कन्वर्ट करिए। शक संवत कहने का मतलब 78 AD, ठीक है, तो 9 में 8 गए 1, ठीक है, उसके बाद 10 में 7 गए 3, फिर ये 9 और ये 1931, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्या कह रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग नेम ऑफ कंटेम्प्रेरीज ऑफ कनिष्क, ठीक है, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अब ये बोल रहे हैं कि कनिष्क के कंटेम्प्रेरी इसमें से कौन कौन थे। तो हमने देखा कि वसुमित्र और अश्वघोष तो इनके कोर्ट में ही थे, कनिष्क के कोर्ट में ही थे, ठीक है। जो कालिदास होते हैं ये गुप्ता पीरियड के टाइम पे होते हैं, ठीक है। और जो कंबन होते हैं ये तो मिडविल एज के जो है वो होते हैं कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ द कोर्ट ऑफ कनिष्क, ठीक है, कनिष्क के राज दरबार से इसमें से कौन संबंधित नहीं है। तो हमने देखा अश्वघोष थे, ठीक है, चरक उनके कोर्ट फिजिशियन हुआ करते थे, नागार्जुन भी उनके राज दरबार में थे, पतंजलि नहीं थे, पतंजलि पुष्यमित्र सुंग के टाइम पे थे, ठीक है, पुष्यमित्र सुंग। इनफैक्ट इन्होंने एक पुस्तक लिखी है महाभाष्य नामक, और उसमें इन्होंने बताया है कि पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट अडॉर्न द कोर्ट ऑफ कनिष्क, इनमें से कौन कनिष्क के राज दरबार में नहीं होते थे, ठीक है। तो अश्वघोष थे, पार्श्व थे, वसुमित्र थे, विशाख दत्त इन्होंने क्या लिखी है, मुद्रा राक्षस नामक किताब लिखी है, कनिष्क के दरबार के नहीं थे। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस लिखी है उन्होंने, किसके पीरियड से बिलोंग करते थे, कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा, हम लोग पढ़ भी चुके हैं पहले भी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट मेंशन्ड इन द राबतक इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्क, ठीक है। तो कनिष्क के राबतक इंस्क्रिप्शन में से इनमें से कौन सी नगरी का वर्णन नहीं किया गया है। तो आंसर है श्रावस्ती, ठीक है। कौशाम्बी, चंपा और पाटलिपुत्र का वर्णन किया गया है, बल्कि श्रावस्ती का कोई वर्णन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग आयुर्वेदाचार्य वॉज एजुकेटेड एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी, इनमें से कौन आयुर्वेदाचार्य थे जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। तो ऐसे तो देखें इसका आंसर चरक और जीवक दोनों हैं, ठीक है, आंसर सी और डी दोनों हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है मैं सिर्फ वही डिस्कस कर रही हूँ जो मैंने डिस्कस नहीं किया है थ्योरी पार्ट में, ठीक है। इससे कुछ होगा नहीं, बिना मतलब का वीडियो लंबा होता चला जाएगा, है ना। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्फाइनिंग दीज थिंग्स, क्योंकि आपके आर ओ के पेपर भी लगे हुए हैं, है ना। तो आप थ्योरी पार्ट को अच्छे से पढ़िए, बाकी जो मुझे लगता है वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है या फिर इम्पॉर्टेंट तो है ही है, फिलहाल घटना चक्र की एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो मुझे लगता है कि मैंने कवर कर लिया है वो पोर्शन मैं आपसे नहीं डिस्कस करती हूँ, तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंसेस्टर्स ऑफ शुंगा ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो उज्जैन के ओरिजिनेटेड माने जाते हैं, जो शुंगा के एंसेस्टर्स थे ऐसा माना जाता है कि वो उज्जैन रीजन को बिलोंग किया करते थे, ठीक है। तो द एंसेस्टर ऑफ शुंगा बिलोंग टू उज्जैन, ठीक है। शुंगा के जो एंसेस्टर्स थे वो उज्जैन को बिलोंग करते थे। जो लास्ट रूलर था शुंग डायनेस्टी का देवभूति, इनको इनके मिनिस्टर अमात्य वसुदेव कण्व ने मार करके कण्व डायनेस्टी फॉर्म कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर ये 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर इंडिया आफ्टर शुंगा डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी के बाद हमने अभी अभी देखा कण्व डायनेस्टी फॉर्म होती है, ठीक है। लास्ट रूलर होते हैं वसुदेव कर्ण, देवभूति की हत्या कर देते हैं। देवभूति कौन होते हैं, शुंगा, लास्ट शुंगा एम्परर होते हैं देवभूति, और इन्हीं के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वसुदेव कण्व, देवभूति की हत्या करके कण्व डायनेस्टी को फॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर इज स्टेटेड एज प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण सिस्टम। ये भी हमने थ्योरी पार्ट में देखा है, वर्ण सिस्टम, गौतमी पुत्र शतकर्णी, ठीक है। गौतमी पुत्र शतकर्णी के टाइम पे 2 प्रॉब्लम्स हमने देखी, आई विल कॉल इट अ प्रॉब्लम, चाइल्ड मैरिज वाली प्रॉब्लम, चाइल्ड मैरिज प्रोमिनेंटली जो है उस समय चल रही थी। दूसरी बात
ये वर्ण सिस्टम को प्रोटेक्टर इसलिए माने जाते हैं क्योंकि ये इंटर कास्ट मैरिज बिल्कुल भी नहीं होने देते थे। नो इंटर कास्ट मैरिज, नो इंटर कास्ट मैरिजेस वर अलाउड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डायनेस्टी वॉज मोस्ट पावरफुल आफ्टर मौर्यन इन साउथ इंडिया? ठीक है, साउथ इंडिया में मौर्यों के बाद देखिए पल्लव, चालुक्य और चोला, इनके बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना। सतवाहन पीरियड आ जाता है भाई। हमने क्या देखा? स्टोन एज देखा, उसके बाद चालकोलिथिक पीरियड देखा, ठीक है, हड़प्पा काल देखा, वैदिक सभ्यता देखा, क्रम से बिल्कुल चले आते आ रहे हैं। ठीक है, वैदिक सभ्यता के बाद हमने लेटर वैदिक एज देखा। लेटर वैदिक एज में हमने 16 महाजनपद देखे। फिर अशोक का देखा कि उन्होंने कितना बड़ा एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। फिर अशोक के बाद जो मौर्यन डायनेस्टी का जब डिक्लाइन हो रहा है, अभी हम पोस्ट मौर्यन स्टेज पे हैं। पोस्ट मौर्यन में हमने फॉरेन इन्वेडर्स के बारे में पढ़ा है ना। फॉरेन इन्वेडर्स में इंडो ग्रीक के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद शकों के बारे में पढ़ा, पार्थियंस के बारे में पढ़ा, कुषाणों के बारे में पढ़ा, ठीक है, कुषाण किंग्स के बारे में पढ़ा। ये सब फॉरेन इन्वेडर्स हो गए। अब कुछ इंडियन इन्वेडर नहीं, कुछ इंडियन जो किंग्स होते हैं जो वो उभर करके आते हैं, ठीक है, छोटे छोटे रीजन में। तो साउथ में क्या हो रहा था? सतवाहन जो बड़ी डायनेस्टी फॉर्म हो रही थी, ये सतवाहन डायनेस्टी थी। ठीक है, तो मौर्यों के बाद साउथ इंडिया में जो मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी थी वो सतवाहन डायनेस्टी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। सुमुक वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? सिमुक कौन से डायनेस्टी के फाउंडर थे? तो सिमुक सतवाहन डायनेस्टी के फाउंडर थे। ठीक है, लास्ट कन्वर रूलर को इन्होंने मार दिया था और सतवाहन डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि शुंगों की राजधानी क्या हुआ करती थी? पाटलिपुत्र। सतवाहन की पैठान या पोथन, ठीक है, पैठान या पोथन। कदम्ब की बनवासी और चंदेलों की महोबा, राइट, महोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच चाइनीज जनरल हैड डिफीटेड कनिष्क? ठीक है, तो कनिष्क को कौन से चाइनीज जनरल ने डिफीट किया था? तो पैन चाओ ने डिफीट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी एम्पायर वॉज एक्सपेंडेड इवन आउटसाइड इंडिया? ठीक है, तो कुषाण डायनेस्टी का था, है ना, मैप भी हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइल्ड मैरिज स्टार्टेड इन विच पीरियड? ठीक है, अभी अभी हमने थ्योरी पार्ट में भी कवर किया, प्लस हमने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी देखा। हमने देखा कि मौर्यन के टाइम पे नहीं, गुप्ता के टाइम पे नहीं, कुषाणों के टाइम पे चाइल्ड मैरिज शुरू होने लगी। सतवाहन डायनेस्टी में, वहाँ मैंने गलत बता दिया था शायद, ठीक है, तो करेक्ट कर लीजिएगा। कुषाणों के टाइम पे चाइल्ड मैरिज स्टार्ट होने लगी और फीमेल्स, पहले फीमेल्स का भी उपनयन हुआ करता था, है ना, वो जो धागा पहनाया जाता है, तो पहले फीमेल्स का भी उपनयन होता था, वो भी कुषाण लोगों ने बंद करवा दिया था। ठीक है, और चाइल्ड मैरिज सिस्टम लेकर के आए थे। इस तरीके से फीमेल की कंडीशन और ज़्यादा डिटेरियोरेट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच्ड? ठीक है, तो कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से PGW मिले हैं, नहीं। कुषाण गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, मुगल्स अजंता पेंटिंग से एसोसिएटेड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, राष्ट्रकूट हैं। पहाड़ी स्कूल से शायद उत्तराखंड वगैरह, नॉट उत्तराखंड, पहाड़ी स्कूल इन्फ्लुएंस्ड है आई थिंक राजस्थानी पेंटिंग, राइट, राजस्थान के जो है पेंटिंग, ये पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग की हिमाचल प्रदेश वाली जो पेंटिंग होती, जो वहाँ के रूलर्स होते हैं, ये पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आर्ट ऑफ गंधारा स्टाइल फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ? तो गंधारा स्टाइल जो आर्ट फ्लरिश्ड हुई थी, ये किसके रीन में हुई थी? कुषाण के टाइम पे हुई थी। ठीक है, कुषाण या इंडो ग्रीक दोनों के टाइम पे।
इंडो ग्रीक हो तो वो भी ऑप्शन में सही है। मान लीजिए कुषाण ना दिया हो, इंडो ग्रीक दिया हो तो वो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेस्टीज दिया हुआ है और मेटल ऑफ कॉइन दिया हुआ है। कुषाणों ने हमने देखा कि गोल्ड और कॉपर के कॉइन इन्होंने चलाए थे, राइट। जो गुप्ता किंग्स रहेंगे ये गोल्ड और सिल्वर में कॉइन चलाएंगे। जो सतवाहनाज होते हैं इनके स्पेशल कॉइन्स होते थे, गोल्ड के नहीं, पंच मार्क्ड कॉइन्स, पंच मार्क्ड कॉइन्स होते थे। कल्चुरीज गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स भी चलाए हैं, ठीक है। अब ये जो पंच मार्क्ड कॉइन्स होते थे ये लेड, कॉपर, ब्रोंज और सिल्वर इन सब के तो बने होते थे बट गोल्ड के नहीं होते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है ये बताना है। तो नासिक इंस्क्रिप्शन गौतमी पुत्र शतकर्णी का है, ठीक है। गौतमी बालाजी इनकी मदर जो होती है नासिक इंस्क्रिप्शन लिखवाती हैं। एका, ब्राह्मण और ये सब है ना, रिवाइज कर लीजिएगा थ्योरी वाले पार्ट में जा कर के। खारवेल, हाथी गुम्फा के अभिलेख से राजा खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। गिरनार जो रुद्रदमन का इंस्क्रिप्शन है, इसे रुद्रदमन के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। उसके बाद जो भीतरी इंस्क्रिप्शन है ये बुद्धा पीरियड से रिलेटेड है, ठीक है। भीतरी इंस्क्रिप्शन जो डिस्कवर किया था ये भीतरी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में जो है इसको डिस्कवर किया गया था, ठीक है। और इससे जो हमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है वो स्कंद गुप्त के टाइम की मिलती है, ठीक है। गुप्ता किंग स्कंद गुप्त के टाइम की मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो अफगानिस्तान में बामियान की मूर्ति किसके लिए फेमस है, बुद्धा स्टैचू, ठीक है। बुद्धा की स्टैचू है बड़ी सी अफगानिस्तान में। अभी तो करेंटली काफ़ी आतंकवादियों ने डिस्ट्रॉय कर दिया उस मूर्ति को, आप गूगल में सर्च करके देखिएगा, ठीक है। द आर्ट स्टाइल विच कंबाइंस इंडियंस एंड ग्रीक, ठीक है। कौन सा आर्ट स्टाइल इंडियन और ग्रीक से प्रभावित है, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। इंडिया और ग्रीक दोनों से प्रभावित है। मथुरा सिर्फ नेटिव जो कलाकारी है उससे प्रभावित है। उसके बाद अमरावती हमने देखा है ना, तीनों आर्ट फॉर्म के बारे में देखा है, आप थ्योरी पार्ट में एक बार जरूर चेक करिएगा। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इज सिंथेसिस ऑफ, तो गांधार स्कूल ऑफ इंडियन और ग्रीक आर्ट से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर इनवेरिएबली यूज्ड ग्रीन शिस्ट एज मीडियम, ठीक है। तो इनमें से कौन से जो स्कल्पचर बनाने की प्रथा है वो ग्रीन शिस्ट का किस में यूज़ होता है, ठीक है। तो ग्रीन शिस्ट का यूज़ हमने देखा गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, जो गांधार स्कल्पचर्स बनते हैं उनमें ग्रीन शिस्ट यानी कि हरे पत्थरों का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद रेफरेंस टू इन्वेडर्स इन एंशियंट इंडिया। देखिए अब एंशियंट इंडिया में ये फॉरेन इन्वेडर्स दिए हुए हैं और इनके हमें क्रम लगाने हैं। तो सबसे पहले हमने देखेंगे कि ग्रीक्स आते हैं, उनके बाद शक आते हैं, उनके बाद प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पर्शियन रूलर हु कैप्चर्ड सम पार्ट ऑफ इंडिया वॉज, ठीक है। तो डेरियस वन फर्स्ट पर्शियन रूलर था जिसने इंडिया के कुछ हिस्से को कैप्चर किया था, ठीक है। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस ने सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र में जो लगभग डेजर्ट एरिया राजपुताना का मतलब कि राजस्थान का कुछ पार्ट हो गया, कुछ पार्ट पंजाब का हो गया, ठीक है। तो इंडिया के इन सब पार्ट्स को डेरियस वन ने कॉन्कर किया था, कैप्चर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द अर्लीस्ट डायनेस्टी। इनमें से अर्लीस्ट डायनेस्टी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, सतवाहन अर्लीस्ट डायनेस्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पुराण कंसिस्ट ऑफ लॉन्गेस्ट लिस्ट ऑफ आंध्र सतवाहन किंग्स, ठीक है। ये कह रहा है कि इनमें से कौन से पुराण में आंध्र जो सतवाहन किंग थे इनमें से लॉन्गेस्ट लिस्ट है, कौन से पुराण में, ठीक है। लगभग 29 सतवाहन राजाओं का जो है वर्णन है किसमें, मत्स्य पुराण में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतवाहन पीरियड में संस्कृत के साथ साथ प्राकृत और अदर फोक लैंग्वेजेस डेवलप हो रही थी क्योंकि सतवाहन किंग प्रमोट कर रहे थे
यूज़ ऑफ संस्कृत, मतलब संस्कृत का भी यूज़ कर रहे थे और फोक लैंग्वेजेस का भी यूज़ कर रहे थे अपने लिटरेरी राइटिंग्स में। ठीक है, तो बिल्कुल असर्शन और रीज़न दोनों ही सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कैपिटल ऑफ सतवाहना वॉज लोकेटेड एट। तो सतवाहनों की कैपिटल कहाँ लोकेटेड थी? तो उनकी अर्लियर कैपिटल अमरावती थी। ठीक है, बाद में इनकी कैपिटल शिफ्ट हो जाती है प्रतिष्ठान, पोथन या पैठन, जिस भी नाम से आप पुकारे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पुराना द फाउंडर ऑफ सतवाहन डायनेस्टी किंग सिमुत थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज द कैपिटल ऑफ सतवाहन। फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, सतवाहनों की कैपिटल क्या थी? तो यहाँ पे देखिए प्रतिष्ठान दिया हुआ है। ठीक है, अर्लियर उनकी कैपिटल अमरावती हुआ करती थी, लेटर ऑन की कैपिटल प्रतिष्ठान या पोथन या पाथन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर एक ब्राह्मणा हैज़ बीन यूज्ड। एक ब्राह्मण कौन किसने यूज़ किया था? गौतमी पुत्र शतकर्णी के लिए किया गया था। ठीक है, नासिक इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशान रूलर ट्रेडेड थ्रू गल्फ ऑफ पर्शिया एंड रेड सी। तो इरिथ्रियन ऑफ पेरिप्लस से और जो है अरिकामेडू एक्सकेवेटेड साइट को एक्सकेवेट किया गया था ना, तो वहाँ से हमें पता चला है कि गल्फ ऑफ पर्शियन और रेड सी से कुशान किंग्स का ट्रेड हुआ करता था। लेकिन हमने देखा कि इनके पास कोई नेवल फोर्स नहीं थी, तो इस तरीके से यहाँ पे असर्शन तो सही है पर रीजन इज नॉट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग ऑफ खारवेल। तो कलिंग का राजा खारवेल हुआ करता था। ये इंस्क्रिप्शन हम ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से कलिंग के राजा खारवेल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। खारवेल जो थे चेदी डायनेस्टी के किंग थे, प्रेजेंट डे उड़ीसा में प्रेजेंट है कलिंग। ठीक है, और इनकी जो सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है चेदी डायनेस्टी खारवेल के बारे में, ये हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। उसके बाद कुछ अदर माइनर इंस्क्रिप्शन है, जैसे कि उदयगिरी हो गई, केव्स हो गई, खांडगिरी केव्स हो गई। ठीक है, इन अभिलेखों से भी, इन माइनर अभिलेखों से भी हमें कलिंग के राजा खारवेल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, उसके बाद ये जो खारवेल थे ये जैनिज्म के फॉलोवर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म्ड बाय किंग पुष्यमित्र शुंग। तो शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किए थे, ये जानकारी हमें अयोध्या इंस्क्रिप्शन से मिलती है। ठीक है, साथ ही साथ पतंजलि ने महाभाष्य नामक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक में भी इस बात को मेंशन किया गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वॉज अ पेट्रन ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म का पेट्रन कौन था? तो अशोक, हर्ष नहीं, पुलकेशिन और खारवेल है ना। कलिंग के राजा खारवेल जो है इनके जैनिज्म के फॉलोवर थे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किंग ऑफ कलिंग खारवेल वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। तो कलिंग का राजा जो खारवेल था ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था? तो चेदी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स हैड हैविली लर्नड टुवर्ड्स जैनिज्म। ठीक है, तो जैनिज्म की ओर सबसे ज़्यादा झुकाव किनका था? तो खारवेल का था, इनमें से जो राजा हैं। उसके बाद हाथी गुम्फा का इंस्क्रिप्शन इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट विच किंग। ठीक है, तो हाथी गुम्फा का इंस्क्रिप्शन कौन से किंग के बारे में जानकारी हमें देता है? तो हमने देखा है कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से हमें कलिंग के राजा खारवेल के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है, और ये एकमात्र अकेला बड़ा इंस्क्रिप्शन है जिसके बारे में हमें जिसमें हमें खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग का राजा जो खारवेल था ये कौन सी डायनेस्टी से एसोसिएटेड था? तो चेदी डायनेस्टी से एसोसिएटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री पार्वतीया, पुराणों में श्री पार्वतीया कौन सी डायनेस्टी को कहा गया है? तो इक्ष्वाकु डायनेस्टी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फील्ड वाज मोस्टली कंट्रीब्यूटेड बाय ईस्टर्न रोमन रूलर जस्टिनियन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो ईस्टर्न रोमन रूलर जस्टिनियन हैं इन्होंने किस फील्ड में सबसे ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है? तो ये लॉ के फील्ड में दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से पोस्ट मॉडर्न पीरियड की थ्योरी और इसका क्वेश्चन आंसर पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।